नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is pushed down an inclined plane. Pushed down of inclination 37 with a force of 20 Newton acting parallel to the incline. It is found that the block moves on the incline with an acceleration of 10 meter per second square. If the block starts from rest, find the work done by the applied force, by the weight of the block in the first second, by the frictional force. इस बार याद रखना नीचे मूव करना है, तो हम ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं क्योंकि ऊपर मूव करने वाला भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जब ये नीचे मूव कर रहा है, फोर्स भी नीचे लग रहा है। पुश डाउन मतलब जो आपका फोर्स है 20 न्यूटन का, वो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, खुद से बनाइए। 17 18 में लिखा है 250 ग्राम ब्लॉक स्लाइड्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल. Find the work done by the frictional force on bringing the block at rest if it is initially moving at a speed of 40. If the frictional coefficient between the table and the block is 0.1, how far does the block moves before coming to rest? एक बार में हम लिख रहे हैं, बहुत वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं, बट देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अभी पिछला क्वेश्चन हम छोड़ दिए तो सब ऐसे धीरे धीरे छूट जाएगा क्योंकि दो चार है ना, हो गया। इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वो ब्लॉक फाइनली आया रेस्ट में। ऑब्वियसली मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन, तो आपको ऐसा क्वेश्चन करा दिया गया है। ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, नीचे की तरफ ब्लॉक का वेट लग रहा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एंड दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नॉर्मल का वर्क 0, mg का वर्क 0, फ्रिक्शन का वर्क माइनस फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस मेंशन है, ठीक है, डिस्टेंस मेंशन नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस पहले केस में तो वर्क निकालना है, पहले केस में तो वर्क निकालना है। तो यहाँ पे आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर। तो पहला न्यूमेरिकल में फ्रिक्शन का वर्क निकालना है, आंसर हो गया माइनस हाफ mu स्क्वायर। सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में आपको म्यू का वैल्यू दिया गया है, डी निकालना है। तो जहां वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वहां फ्रिक्शन इंटू डी लिख सकते हैं, माइनस हाफ mu स्क्वायर, दोनों तरफ माइनस कैंसिल। फ्रिक्शन के जगह पे लिख दो म्यू mg इंटू डी इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। यहाँ दोनों तरफ m कैंसिल, तुमको d चाहिए ना, देन d विल बी इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। सॉल्व कर दीजिए आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तुमको वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना, जिसका आंसर यहाँ से आएगा, और सेकंड क्वेश्चन में तुमको डी निकालना, जिसका आंसर यहाँ है। तो दैट इज ऑल अबाउट वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ये सब क्वेश्चन है ना वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से बनता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए। आगे लिखा है वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ 50 मीटर हाई फॉल इज टू बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। 1.8 into 10⁵ kg of water falls per hour and half the gravitational potential energy can be converted into electrical energy. How many 100-watt lamps can be lit? ऐसा एकदम सिमिलर क्वेश्चंस आपके बैचेस के अंदर भी कराया गया है, लेकिन यहाँ पे जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लोग काम कर लेते हैं। एक बात समझना कि डैम में जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh। ठीक है, इसी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी से टरबाइन घूमता है, और टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। लेकिन जितना वाटर के पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है वो सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी में नहीं कन्वर्ट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है हाफ ऑफ द एनर्जी, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा वो हमारे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम mgh लेंगे उसका हाफ 2 होगा। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लीजिए। करेक्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अब आपको पावर निकालना है, पावर जनरेटेड। तो पावर के लिए हम लोग पढ़े हैं जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुआ उसको हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुआ mgh/2 और इसमें समय लगा है 1 आवर। क्वेश्चन में मास देखो 1.8 इंटू 10⁵ kg है। देखिए मास बहुत ज्यादा 10⁵ kg, तो जी लीजिएगा एग्जैक्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट है क्वेश्चन में 50 मीटर और 1 आवर को तुम सेकेंड्स में बदलो 3600 सेकेंड्स। इसको पूरा सॉल्व करोगे ये पावर जनरेटेड आएगा। इतना पावर जनरेट हो रहा है, यूनिट होगा वॉट। अब आपसे पूछा गया है कि 100 वॉट का कितना बल्ब इससे आप जला पाइएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ बल्ब्स अगर आप लिखाएंगे तो जो भी टोटल पावर जनरेट हो रहा है डिवाइडेड बाय पावर ऑफ 1 बल्ब, जो भी आएगा ऊपर देख लेना, उसको है ना 100 से डिवाइड कर देना, ये तुमको नंबर ऑफ बल्ब्स बता देगा कि कितना बल्ब इस पर्टिकुलर पावर से आप जला पाए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पर्सन इज पेंटिंग हिज हाउस वॉल। He stand on a ladder with a bucket containing paint in one hand and a brush in the other. Suddenly, the bucket slips from his hand and falls down to the floor. If the bucket with the paint had a mass of 6 kg and was at a height of 2 meters at the time it slipped, how much gravitational potential energy is lost together with the paint? खुद से बनाओ। mgh के बराबर लॉस हुआ, ठीक है, mgh के बराबर लॉस हुआ, तो अपने से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। mgh के बराबर बहुत कुछ है नहीं उसमें सिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 40 मीटर हाई क्लिफ विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन अननोन एंगल। फाइंड इट स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड। मान लो ये मेरे पास एक टावर है, टावर है, बिल्डिंग है, क्लिफ है, ट्री है, कोई हाई बिल्डिंग है, कुछ भी है। इस पे अगर आप इस पॉइंट से इक्वल स्पीड से, यार्ड है, इक्वल स्पीड से अलग अलग डायरेक्शन में आप किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, कोई भी एंगल पे फेंकिए, कोई भी एंगल पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अलग अलग डायरेक्शन में किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं, कोई भी एंगल पे फेंकते हैं, लेकिन स्पीड से, स्पीड हर केस में सेम रहना चाहिए। डायरेक्शन आप कुछ भी रख लीजिए, स्पीड सेम रखिए। हम प्रोजेक्टाइल 1 कह दिए, 2 कह दिए, 3 कह दिए, 4 कह दिए, 5 कह दिए, लेकिन सभी का इनिशियल हाइट तो सेम है ना। जब ये सब आके नीचे जमीन को टकराएगा, सब अलग अलग जगह टकराएगा। ये मान लो जैसे यहाँ टकराया, ये यहाँ टकराया, ये मान लो थोड़ा यहाँ टकराया, ये है ना इधर से गया इधर आके टकराया, ये ऊपर से गया और फिर ऐसे गिर के यहाँ टकराया, सब अलग अलग जगह टकराएगा, सब जमीन को अलग अलग जगह टकराएगा, करेक्ट है। लेकिन टक्कर होते समय आपको पता है सबका स्पीड सेम होगा। सर कैसे सर? 1 यहाँ सर देखिए ऊपर फेंका गया था सर, 2 जो है वो किसी एंगल पे फेंका गया था, 3 किसी और एंगल पे फेंका गया था, 4 किसी और एंगल पे फेंका गया था, 5 किसी और एंगल पे फेंका गया है, ये 3 नंबर था, 5 किसी और एंगल पे फेंका गया। सबका स्पीड सेम कैसे हो सकता है? देखिए एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कीजिए, एयर रेजिस्टेंस आप नेग्लेक्ट कर दिए। जब आप एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिए ना, तो सभी का इनिशियल पॉइंट ए है और सभी का फाइनल पॉइंट ये अर्थ है। इन दोनों के बीच बिटवीन ए एंड बी यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
एनर्जी एट ए और एनर्जी एट बी चाहे किसी के लिए भी लगाओ, देखो क्या होता है, mgh प्लस हाफ mu स्क्वायर। याद रखना सभी का स्पीड हम बोले थे, बार बार बोले थे कि सेम होना चाहिए। जब सभी का स्पीड सेम है तो चाहे हम ये इनिशियल एनर्जी एक पॉइंट पे फर्स्ट का लिखे, सेकंड का लिखे, थर्ड का लिखे, फोर्थ का लिखे, फिफ्थ का लिखे, सब एक ही आएगा। और जब ये सब जमीन को टकरा रहा है तो सभी का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सब कोई गेन करेगा एक नया स्पीड भी। तो ये भी जो बी पॉइंट का एनर्जी है वो 1 का बोलो, 2 का बोलो, 3 का बोलो, 4 का बोलो, 5 का बोलो, वो भी सेम आएगा। तो जमीन से टकराते समय 1 का स्पीड, 2 का स्पीड, 3 का स्पीड, 4 का स्पीड और 5 का स्पीड सबका सेम आएगा, सबका सेम आएगा। कंडीशन बस ये है कि सब सेम हाइट से फेंका जाए और सबका फेंकने का स्पीड सेम हो, फेंकने का स्पीड सेम हो 10 मीटर पर सेकेंड, तो सब 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाए। तो चाहे आप किसी भी एंगल पे फेंकेंगे, जब वो जमीन से टकराएगा तो सबका स्पीड सेम ही होगा। ठीक है, सबका स्पीड सेम ही होगा। करेक्ट है। तो अब आप आराम से है ना एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ लगाइए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको यूज कीजिए। mgh हाफ mu स्क्वायर, इसको इक्वेट कर दीजिए हाफ mv स्क्वायर के साथ। सब में देखिए m कट गया, आराम से डाटा पुट कीजिए, सॉल्व करके भी निकाल दीजिए, आंसर आ जाए। ठीक है, ये था। लिखा है 200 मीटर फ्री स्टाइल वुमेन्स स्विमिंग गोल्ड मेडल एट सियोल ओलंपिक 1988 वेंट टू हाइक फ्रेंड्रिच ऑफ ईस्ट जर्मनी when she set a new Olympic record of 1 minute and 57.56 seconds. 200 मीटर फ्री स्टाइल है, समय लगा है 1 मिनट 57.56 seconds. Assuming that she covered most of the distance with a uniform speed and had to exert a 460 watt to maintain her speed, calculate the average force. देखिए टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 200 मीटर है और जो टोटल टाइम लगा है वो 1 मिनट प्लस 57.56 सेकेंड्स है। तो कुल मिला के हम लोग बोलेंगे तो 117.56 सेकेंड्स लगा। क्या यहाँ से उनका एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे तो 200 मीटर 117.56 सेकेंड्स, इतना मीटर पर सेकेंड हो गया। 200 बाई 117.56 मीटर पर सेकेंड, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन में पावर मेंशन है, पावर कितना है? 460 वॉट। क्या हम लोग ये सीखे हैं कि दैट पावर इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी? बिकॉज फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है तो एफ बी कॉस 0 लिख दो। इसका मतलब ये है कि पावर में अगर हम वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा, यही फोर्स आपको निकालना है। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वाटर। देखिए आप जो फोर्स निकाले ना वो उस स्विमर का है, आप जो फोर्स निकाले हैं वो स्विमर का है, लेकिन याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस भी इतना ही होगा। दिस फोर्स ऑफ स्विमर is equals to resistance force of water is equals to resistance of force of water। तभी ना उसी रेजिस्टेंस को ना ओवरकम करने के लिए स्विमर को फोर्स लगाना पड़ा, ताकि अपने स्पीड को कॉन्स्टेंटली क्या रखा जा सके? मेंटेन, अपने स्पीड को मेंटेन रखा जा सके। क्लियर है? The US athlete Florence Griffith Joyner won the 100-meter sprint gold medal of Seoul Olympic। ओलंपिक में उनको समय लगा 10.54। assuming that she achieve her maximum speed in very short time and then run with constant speed। फिर से स्पीड निकाल लेना। स्पीड निकालने के लिए आप 100 मीटर ले लेंगे और समय लगा है 10.54 सेकेंड्स, ये स्पीड आ गई। और उनका मास है क्वेश्चन में 50 kg। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ग्रिफिथ जोनर। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर लिख लो। assuming that she track, wind, etc. offer a average distance of 1/10 of her weight, calculate the work done by the resistance force during the run। तो जो मेरा रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है ना, वो उस रनर के वेट का 1/10 है। 50 इंटू 10 ले लीजिए जी, एंड 1/10 तो 50 न्यूटन। अब मान लो जैसे ये कोई एक रनर है जो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो रेजिस्टेंस फोर्स तो इसके अपोजिट में न लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में होगा 100 मीटर। तो देखो, अगर आपको वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स निकालना है, अगर आपको वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स निकालना है, तो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस लीजिए, डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर और डायरेक्शन अपोजिट में माइनस साइन लगा दीजिए। व्हाट पावर ग्रिफिथ जोनर हैड टू एक्सर्ट टू मेंटेन हर यूनिफॉर्म स्पीड। अगर वो रनर अपने स्पीड को कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखना चाहते हैं, तो जो फोर्स अप्लाइड बाय होगा बाय हर, वो याद रखना कि रेजिस्टेंस फोर्स के बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब है 50 न्यूटन होगा, और रनर का या उनके द्वारा लगाया हुआ इस फोर्स का डायरेक्शन रेजिस्टेंस के अपोजिट में होगा। तो जो हमारा रनर का फोर्स है वो मोशन के डायरेक्शन में है, तो वर्क पावर निकालना है ना, पावर ऑफ हर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय हर इनटू स्पीड, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पावर मिल जाएगा। क्लियर है? स्पीड आप शुरू में लिख चुके थे, तो क्वेश्चंस को थोड़ा समझिए, ये सब बेहतरीन क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। देखा, वाटर पंप लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम ए लेवल 10 मीटर बिलो द ग्राउंड, वाटर इज पंप्ड एट द रेट ऑफ 30 kg per minute with negligible velocity, calculate the minimum horsepower the engine should have to do this। अच्छा, एक बात समझिए कि जब आप किसी पर्टिकुलर वाटर को जमीन से उठा के, मान लीजिए ऊपर एक टैंक उसमें रखते हैं, ठीक है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज है वो mgh होगा। अब यहाँ पे जैसे इस mgh के लिए जो समय दिया गया है वो 1 मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट। आप आराम से यहाँ से पावर निकाल लीजिए एनर्जी बाय टाइम करके, और उसको फिर एचपी में बदल दीजिए, क्योंकि ये जो आपका पावर आएगा वो वॉट में आएगा। और आपको शायद पता हो कि 746 वॉट इज इक्वल टू 1 HP। यहाँ से आप इसमें कन्वर्ट करें, आपका आंसर है। ठीक है, ट्वेंटी 25 में लिखा है, an unruly demonstrator lifts a stone of mass 200 gram from the ground and throws it at his opponent. At the time of projection, the stone is 150 centimeter above the ground and has a speed of 3 meter per second. Calculate the work done by demonstrator during this process. If it takes 1 second for the demonstrator to lift the stone and throw, what is the horsepower does he use? सबसे पहले तो वर्क समझिए आप। वर्क यहाँ पे उसका किया गया, या यूं कहो स्टोन को उठाने में जो एनर्जी है वो है एनर्जी टू लिफ्ट स्टोन, एनर्जी टू लिफ्ट स्टोन प्लस एनर्जी टू प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉन। एनर्जी टू प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, स्टोन बोलो, क्या दिमाग है। एनर्जी टू लिफ्ट स्टोन प्लस एनर्जी टू प्रोजेक्ट स्टोन। तो देखो भाई, उठाने में जो एनर्जी लगा वो mgh है, और फेंकने में जो एनर्जी लगा वो हाफ mv² है। ये दोनों मिलके वर्क के बराबर होगा। तो पहला क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा था, वर्क निकालना था, वो देखो कि स्टोन को कितना उठाएं और फिर कितना काइनेटिक एनर्जी उसको दी है। यही काम तो हमारा एक्सटर्नल एजेंट किया है, तो mgh प्लस दिस। अब क्वेश्चन में जब बोला गया पावर निकालने के लिए, तो आप जो भी वर्क निकाले हैं उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम लगा है 1 सेकेंड। वर्क को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ये पावर आ जाएगा। लेकिन ये जो अभी आपका पावर आएगा वो वॉट में आएगा। वापस से इस वॉट को एचपी में बदलना है, तो वॉट को एचपी में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो भी पावर आपका वॉट में रहेगा उसको किससे डिवाइड कर दो, 746 से।
अब आप यहाँ पे जो भी पावर आपका आया है वॉट में, उसको 746 से डिवाइड कर दो, वो एचपी में आपका आंसर आएगा, हॉर्स पावर एचपी। ठीक है, तो स्टोन को उठाने में कितना काम mgh, फेंकने में कितना काम हाफ mv स्क्वायर, टोटल प्रोसेस में कितना काम mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, समय कितना लगा 1 सेकेंड, पावर कितना है वर्क बाय टाइम, उसी को एचपी में बदलना है 746 से डिवाइड। लिखा है ना फैक्ट्री, इट इज डिजायर्ड टू लिफ्ट 2000 kg ऑफ मेटल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन 1 मिनट, फाइंड द मिनिमम एचपी। खुद से बना लो। लिखा है स्कूटर कंपनी गिव्स द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन अबाउट इट्स प्रोडक्ट। कोई एक स्कूटर कंपनी है, जैसे आप मार्केट में बाइक लेने जाते हैं, अब तो स्कूटर का प्रचलन हट गया, आप बाइक से सोचिए। तो मान लीजिए जैसे कि आपके पास उस बाइक का वेट है ना 95 kg मेंशन है, और लिखा है कि उसका टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, और इंजन का जो हॉर्स पावर 3.5 एचपी है। बोला कि पिकअप में मतलब 5 सेकेंड में वो अपने टॉप स्पीड में पहुंच जाएगा। तुमको पता करना है कि वो जो लिखा हुआ चीज है वो सब सही है कि नहीं। ठीक है, तो देखो करना क्या है भाई, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल एनर्जी, एनर्जी का गेन। तो शुरुआत में इनिशियल एनर्जी 0 था क्योंकि वो रेस्ट में था। मान लेते तो टॉप स्पीड पकड़ लिया हाफ mv स्क्वायर, ये हो गया हाफ, मास की जगह पे 95, और जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर कर लो, तो 1/2 इंटू 95, 50/3 का स्क्वायर। ठीक है, 50/3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 इंटू 95, 50 का स्क्वायर किए तो 2500, और नीचे हो गया 9, तो ये आपके पास आ गया 95 इंटू 2500, और नीचे 9 दूनी 18। ठीक है, ये आ गया आपका एनर्जी जो वो गेन किया है, और इसको गेन करने में कितना समय लगा 5 सेकेंड। तो आप पावर निकालें, देयरफॉर जो पावर चाहिए इंजन में वो है एनर्जी गेन बाय टाइम। तो एनर्जी गेन है 95 इंटू 2500/18, और इसमें समय लगा है 5 सेकेंड। तो 5 से ये काट दें तो 95 इंटू 500/18। अब 95 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना 100 डिवाइडेड बाई 18, इतना वॉट पावर चाहिए इंजन में, इतना वॉट पावर चाहिए 47500/18, इतना वॉट चाहिए। तो भाई कितना एचपी चाहिए, कितना एचपी चाहिए जरा ये पता कर लेते हैं। तो पावर रिक्वायर्ड इन एचपी, therefore पावर रिक्वायर्ड इन एचपी, तो ये है 47500/18, और एचपी में बदलने के लिए 746 से डिवाइड कर लो। फोर सेवन फाइव डबल जीरो, इसको मल्टीप्लाई करना है अब, चलो 18 इतना आया 13428। अब इसको थोड़ा डिवाइड करना है, जस्ट हम एक्चुअली कैलकुलेशन मेरा इसलिए जरूरी है क्योंकि है ना उसी के बेसिस पे हम आंसर को है ना कुछ वेरीफाई कर पाएंगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कितना होगा। 47500 डिवाइडेड बाई 13428, 3.5 है, एक मिनट जस्ट, 3.537 है।
3.537 HP है। मतलब देखिए, ये डिस्कशन आपको दिखाता है कि जितना इंजन में पावर का जरूरत है वो 3.537 HP है, जबकि गिवन स्पेसिफिकेशन में लिखा है कि पावर ऑफ इंजन इज 3.5 HP। अब आप तो एकदम आइडियल केस लिए, ना आप फ्रिक्शन लिए, ना आप एयर रेजिस्टेंस लिए, आप कुछ भी नहीं लिए। जब आप एकदम आइडियल केस ले रहे हैं तो भी ये कम से कम 3.537 HP चाहिए, जबकि इंजन का पावर वहां 3.5 HP लिखा है। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि 3.5 HP का इंजन 5 सेकंड में उस 95 kg के व्हीकल को, बाइक को, स्कूटर को 60 km/h का स्पीड दे देगा। लाइन पूरा सुनिएगा, ये पॉसिबल नहीं है कि 3.5 HP का इंजन 95 kg के स्कूटर को 5 सेकंड में 60 km/h का स्पीड दे देगा। इसका मतलब जो गिवन स्पेसिफिकेशन है उसमें कोई ना कोई गड़बड़, या तो ये इंजन का पावर गलत दिया हुआ है, नहीं तो ये मैक्सिमम स्पीड गलत दिया हुआ है, नहीं तो ये समय गलत दिया हुआ है। इन तीन में से कोई एक डाटा वहां जरूर गलत दिया हुआ है। समझ पाए? तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कभी जाइएगा बाइक खरीदने तो जरूर इसको चेक कीजिएगा, सामने वाले से बात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से 28 में लिखा है अ ब्लॉक ऑफ मास 30 kg इज बीइंग ब्रॉट डाउन बाय अ चेन if the block acquire a speed of 40 cm/s in dropping down 2 meter, find the work done by the chain during the process। आपको एक्चुअली थोड़ा यहाँ लॉज ऑफ मोशन भी सोचना है। मान लीजिए यहां से एक चेन की मदद से हम उसको स्ट्रिंग दिखा रहे हैं, एक ब्लॉक को आप नीचे उतार रहे हैं। ब्लॉक का मास m है। बोला गया कि जब ये ब्लॉक 2 मीटर नीचे गिरा, जब ये ब्लॉक 2 मीटर नीचे गिरा, तो आप ये मान के चले कि शुरुआत में उसका वेलोसिटी 0 था, 2 मीटर गिरने के बाद उसका वेलोसिटी हो गया है 40 cm/s। अब आपसे पूछा गया फाइंड द वर्क डन बाय द चेन ड्यूरिंग द प्रोसेस। चेन क्या करेगा? चेन में एक टेंशन है, नीचे की तरफ एक mg है, जरूर नीचे की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के बगैर बगैर 0 से इतना स्पीड गेन करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma। अब आपको पहले तो हम बोलेंगे t निकालना है, तो mg माइनस ma इज इक्वल टू t। लेकिन a कहां से निकलेगा? a निकलेगा काइनेमेटिक्स से। आप लोग ऐसा देखे हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, करेक्ट है? तो v के जगह पे आप 0.4 का स्क्वायर पुट किए, यहाँ u 0 है, प्लस 2 एक्सेलरेशन, और s के जगह पे आप 2 मीटर लिख लीजिए ना, यहीं पर s के जगह पे 2 मीटर। तो आपके पास हो गया 0.16 इज इक्वल टू 4a, या फिर a का वैल्यू हो गया 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन है। तो अगर आप इक्वेशन 1 को यूज करें, तो mg माइनस ma, यही तो टेंशन था, पहले टेंशन निकालना होगा। तो टेंशन का वैल्यू हो गया m कॉमन g माइनस a। मास हम लोगों का कितना? 2030 kg। मास है 30 kg। g का वैल्यू है 9.8, यहाँ है 0.04 ना, तो ये हो गया 39.76 अप्रॉक्स। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको टेंशन मिल जाएगा। जब टेंशन मिल गया तो वर्क डन अगर चेन का निकालना है तो इनडायरेक्टली आपको वर्क डन टेंशन का निकालना है। फिगर को एक बार गौर से देखिए, टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है। तो वैसे केस में आप सीधा सीधा चल सकते हैं ऐसे
कि वर्क डन बाय टेंशन विल बी इक्वल्स टू टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय टेंशन विल बी इक्वल्स टू टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक मेथड तो ये था, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड आपको पता चल रहा है कि यू कैन यूज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम आल्सो। आप चाहेंगे तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से भी इसको बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। mg कितना काम किया, mg इनटू नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट 2 था। आपको ये वर्क डन बाय टेंशन निकालना था। आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी था हाफ mv स्क्वायर, जबकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था 0। आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करके वर्क डन बाय टेंशन निकाल सकते थे। ये बताना इसलिए आपको जरूरी है ना कि देखिए वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कितना इजी वे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करता है। अदरवाइज देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको दिखेगा कि इसमें लॉज ऑफ मोशन भी लग रहा है, फिर इसमें काइनेमेटिक्स भी लग रहा है, फिर इसमें वर्क एनर्जी पावर भी लग रहा है, और वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम तुमको एक बार में आंसर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हैवियर ब्लॉक इन एन एक्टिव मशीन हैज अ मास ट्वाइस दैट ऑफ द लाइटर वन। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन। When the system is set into motion, find the decrease in gravitational potential energy during the first second after the system is released from rest. Actually अब ये न्यूमेरिकल जो है वो तुम्हारे लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स का मिला जुला स्वरूप है। एटवुड मशीन बोला जाए ना तो एक्चुअली वो पुली होता है। पुली के दोनों एंड की तरफ आपका स्ट्रिंग है ना, ऐसे आएंगे। चलिए ये आपके पास एक ब्लॉक है, फिर एक ब्लॉक यहाँ है। क्वेश्चन में ये मेंशन है कि एक m है तो एक 2m है। अब मान लीजिए हम लोग शुरुआत ऐसे कर रहे हैं कि दोनों एक ही लेवल में है। जब दोनों एक ही लेवल में है और आप छोड़ेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहा है, यहाँ टेंशन T लगेगा, यहाँ टेंशन T लगेगा, इधर नीचे की तरफ mg लगेगा, इधर नीचे की तरफ mg लगेगा। ऑब्वियसली 2mg बड़ा है तो 2mg नीचे जाएगा और m जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर जाने का एक्सेलरेशन a है तो इसके नीचे आने का एक्सेलरेशन ये है। यहाँ लग रहा है 2mg, यहाँ लग रहा है mg। आपको याद है एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप डायरेक्ट भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं ना। नेट फोर्स कितना लग रहा है 2mg माइनस mg, और टोटल सिस्टम का मास कितना है 3m। तो आपके एक्सेलरेशन का सीधा वैल्यू हो गया g/3। अगर g/3 एक्सेलरेशन हो गया तो लिखा है कि फर्स्ट सेकेंड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कितना डिक्रीज हुआ तुमको ये बताना है। तो एक सेकेंड में देखो कि आखिर 2m कितना नीचे या m कितना ऊपर गया। इन 1 सेकेंड क्या हम s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हैं। s निकालना है, u तो 0 है, एक्सेलरेशन आपका आ चुका है g/3 बोलो तो 10/3 और टाइम है 1 का स्क्वायर। तो दैट योर s विल बी इक्वल्स टू 5/3 मीटर। मतलब 2m जो है वो 5/3 मीटर नीचे जाएगा। 2m जो है वो इस लेवल से 5/3 मीटर नीचे जाएगा, और m जो है वो इस लेवल से 5/3 मीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, ये s है 5/3 मीटर, m ऊपर जा रहा है 5/3 मीटर और 2m नीचे जा रहा है 5/3 मीटर। तो जब आप सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखेंगे तो 2mgh, लेकिन ये लेवल से रेफरेंस लेवल से नीचे गया तो माइनस, और mgh ये लेवल से ऊपर गया तो प्लस। क्या ये बचने वाला है mgh? सही है। अब मास निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में मास तो दिया नहीं है, तो मास कहां से निकलेगा, मास कहां से, देखो यहाँ टेंशन दिया हुआ है, टेंशन दिया हुआ है। तो क्या आप किसी भी एक ब्लॉक को लो, चलो स्मॉल m ले लो,
ऊपर की तरफ T है, नीचे की तरफ mg है, इज इक्वल्स टू ma। टेंशन है 16 mg और यहाँ m एक्सलेशन है g/3, देन 16 विल बी इक्वल्स टू mg, उधर गया राइट हैंड साइड में, mg/3 प्लस mg। यहाँ से मास निकाल लीजिए और फिर मास को यूज करके अपना आंसर लिख लीजिए। मास भी तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ ना, वो भी तो चाहिए, तो वो आप है ना लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट से निकाल लिए। तो ये है HCV का एक सबसे अच्छा बात। क्वेश्चन हर तरह के न्यूमेरिकल में पूरा फ्लो चलता है फिजिक्स का, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी, पावर, सब चीज लग रहा है। ठीक है, इसी वजह से अगर आप इस तरह का कुछ स्टैंडर्ड बुक बनाते हैं ना, तो आपका पिछला कोई टॉपिक छूटता नहीं है, क्योंकि वो लगातार लगातार टच में आता है। और यही कुछ वैसे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम भी है जो लोग पीछे वाला टॉपिक भूल जाते हैं। अगर आप पीछे वाला टॉपिक भूल जाइएगा ना, तो HCV में न्यूमेरिकल नहीं बनता है। कारण बहुत से, HCV का न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वर्क एनर्जी पावर बनाइएगा तो काइनेमेटिक्स भी आना चाहिए, लॉज ऑफ मोशन भी आना चाहिए, पीछे का सब आना चाहिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो फिर आप इसके न्यूमेरिकल में फंसते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं कि इस तरह का बुक बनाओ। रीजन, पूरा रिवीजन हो रहा होता है ना एक साथ, पूरा सब चीज एक साथ चल रहा हो, यही तो चाहिए होता। फिजिक्स ऐसे ही पढ़ाई। 30 लिखा, 2 blocks in an actual machine have mass this and this, find the work done by the gravity during the 4th second। अब यहाँ वर्ड है 4th second, तो याद रहे 4th second में आप एसेंस इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1 है। अब आपको एसेंथ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर ग्रेविटी का वर्क निकालना है। तो अगर आप ग्रेविटी का वर्क निकाल रहे हैं तो एक बॉडी ऊपर जाएगा, जैसे मान लो 2 kg है तो ये ऊपर जाएगा और 3 kg नीचे जाएगा। तो आपको ग्रेविटी के वर्क में किसी एक का पॉजिटिव वर्क और किसी एक का निगेटिव वर्क भी लेना होगा। मान लो जैसे 2 kg को आप m1 मानते हो, 2 kg को m1 मान लिया और 3 kg को m2 मान लिया। हम ये पूरा नहीं बनाएंगे, बस एक हिंट कर देते। तो एक बात तो है कि 2 kg ऊपर जाएगा तो आप लिखोगे m1g, और ऊपर जाने की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट तो चलो एसेंथ वाला ले लेना, लेकिन ऊपर जाना है, mg नीचे है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव फॉर m1g। बट m2g में नीचे ही m2 फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट में एसेंथ ले लेना, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो प्लस, दिस इज ओवरऑल वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, ऐसे बनाना। और ये एक्सेलेरेशन निकालना है, वो आपको लॉज ऑफ मोशन से निकालना है। तो ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आपको खुद से करना है। थर्टी वन में लिखा है, कंसिडर द सिचुएशन सोन इन फिगर। The system is released from rest and the block of mass 1 kg is found to have a speed of 0.3 meter per second after it has descended through a distance of 1 meter. Find the coefficient of kinetic friction between the block and the table. एक प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम, इस डायग्राम को बड़ा करके इसका डायग्राम हम इसी में कंप्लीट करते हैं। देखो, इस डायरेक्शन में एक टेंशन लग रहा है T, यहाँ ऊपर की तरफ लगेगा T, यहाँ ऊपर की तरफ लगेगा T, या यूं कहो कि इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लग रहा है 2T, इस ब्लॉक का mg लग रहा है नीचे, इसको m1g कह देते हैं। इस ब्लॉक का m2g लग रहा है नीचे, नॉर्मल यहाँ लग रहा है ऊपर की तरफ n2। जब वो राइट की तरफ जाएगा तो लेफ्ट की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि जब आपका ब्लॉक इस लेवल से 1 मीटर नीचे आ गया, मान लो डी है कुछ 1 मीटर, तो इस ब्लॉक के पास, शायद इसी ब्लॉक के पास है, स्पीड दिया हुआ है 1 kg block have a speed of 0.3 meter after it had distance of this 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो इस ब्लॉक के पास
स्पीड आ जाता है 0.3 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड को हम v1 कह रहे हैं। अब अगर आपको इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट याद है, याद रखिए यहाँ का टेंशन है 2t और स्पीड है 0.3। तो जहां का टेंशन है t, वहां का स्पीड इसका दुगना होगा इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट के हिसाब से। तो दिस इज 0.6 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई, समझे। अब अगर ये ब्लॉक मेरा 1 kg ब्लॉक अगर 1 मीटर नीचे गया है, 1 kg ब्लॉक अगर 1 मीटर नीचे गया है, ध्यान रखना कि यहाँ टेंशन है 2t, ये नीचे 1 मीटर गया है, तो आपको पता चल रहा है कि ये 4 kg ब्लॉक कितना आगे बढ़ा होगा। 4 kg ब्लॉक विल मूव 2 मीटर्स। ये है आपका इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट का न्यूमेरिकल, लॉज ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल, और फिर वर्क एनर्जी पावर आता है, अभी फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व करना बाकी। क्वेश्चन देखिए अच्छे से, फिगर डायग्राम से। Consider the situation shown in figure. The system is released from rest and the block of mass 1 kg is found to have a speed of 0.3 meter per second after it has descent through a distance of 1 meter. Find the coefficient of kinetic friction. अब इस पूरे सिस्टम में हम लगाने जा रहे हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। तो देखो, वर्क डन बाय m1g, वर्क डन बाय t, वर्क डन बाय t, वर्क डन बाय m2g, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, and that all equals to change in kinetic energy. m1g का वर्क देखो, फिगर देखो, m1g नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। 2t ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे प्लस साइन के जगह पे माइनस साइन लेंगे। प्लस t राइट में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी है राइट में, t इंटू 2, प्लस m2g नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट है परपेंडिकुलर 0, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट है परपेंडिकुलर 0, फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट है राइट में, तो फ्रिक्शन डिस्टेंस में 2 मीटर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां देखिए, क्या ये टेंशन का जो यहाँ का काम है और ये जो काम है, ये दोनों बराबर है? कट गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। इसलिए जानते हो किसी भी सिस्टम में टेंशन का जो नेटवर्क होता है वो 0 होता है। इसलिए जब आपको इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट पढ़ाया जा रहा था ना, तो एक लाइन यूज किया गया था कि T1x1 प्लस T2x2 इज इक्वल टू 0, या आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो T1v1 प्लस T2v2 इज इक्वल टू 0, या आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आएगा T1a1 प्लस T2a2 इज इक्वल टू 0। इसके लिखने के पीछे का थीम यही रहता है कि किसी भी सिस्टम में जो टेंशन का नेटवर्क आएगा वो हमेशा 0। सिस्टम इंटरनल टेंशन सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। अब देखो, m1 का वैल्यू 1 kg दिया हुआ है, g का वैल्यू 10 और यहाँ 1, ये टेंशन तो दोनों खत्म हो गया, माइनस फ्रिक्शन वाला वर्क। फ्रिक्शन में लिखेंगे म्यू m2g और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। अब आइए काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। याद रखिएगा कि इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था, तो ये इनिशियल वाला 0 होगा। एक लाइन और बढ़ो, 10 माइनस म्यू
M2 का वैल्यू है 4, G का वैल्यू 10, डिस्प्लेसमेंट 2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में दोनों ब्लॉक कुछ ना कुछ स्पीड गेन किया है, तो M1 के लिए हाफ M1 V स्क्वायर और M2 के लिए हाफ M2 V2 स्क्वायर, और इनिशियल तो दोनों का ही 0 था। सो इट इज 10 माइनस 4 दूनी 8, 80 म्यू इज इक्वल्स टू 1/2। M1 के जगह पे आप लिखे 1 kg और 1 kg। M1 के जगह पे आप लिखे 1 kg और उसका स्पीड था 0.3 उसका स्क्वायर। M2 के जगह पे आप लिखे 4 kg और उसका स्पीड था 0.6 का स्क्वायर। सॉल्व करके आराम से म्यू निकाल दीजिए आंसर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बेहतरीन है, जरूर इसको है ना एक दो बार आराम से खुद से ट्राई करना है, बनाना है। क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ कैलकुलेशन करके म्यू निकालना है, वो आप खुद करेंगे। बहुत अच्छा। इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट था, लॉज ऑफ मोशन था, वर्क एनर्जी पावर था, सब कुछ है इसको। लिखा ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज मूव्ड विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट द हाईएस्ट पॉइंट इन अ क्लोज्ड circular tube of radius 10 centimeter kept in a vertical plane. The cross section of the tube is such that the block just fits in it. The block makes several oscillations inside the tube and finally stops at the lowest point. Find the work done by the tube on the block during the process. पहले तो तुम ऐसे समझो ना कि ट्यूब का क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं, आप ट्यूब के क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं, पूरा ट्यूब नहीं, आपको ये ट्यूब का क्रॉस, जैसे मेरा ये पाम है ना, तुम ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, ये वाला क्रॉस सेक्शन सर्कल के फॉर्म में क्रॉस सेक्शन देख रहे हो। इसी के अंदर एक ब्लॉक है और वो घूम रहा है। जब इस ट्यूब के अंदर ब्लॉक अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था मोशन, तो क्वेश्चन कहता है कि उसके पास स्पीड जो था वो स्पीड था कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई एक सरफेस जिसका मतलब ट्यूब का जो सरफेस है वो रफ होगा, तभी हुआ कुछ ऐसा देखना फिगर में कि ये ब्लॉक इसमें बहुत बार ऐसे गोल गोल घुमा, उसके बाद छोटा होते गया होगा और अल्टीमेटली है ना नीचे आके रेस्ट किया होगा। बहुत बार घूमने के बाद नीचे आके रेस्ट कर रहा है ऐसे। ठीक है, तुमसे बोला गया कि इस पूरे प्रोसेस में फाइंड वर्क डन बाय ट्यूब ऑन द ब्लॉक, फाइंड वर्क डन बाय ट्यूब ऑन द ब्लॉक। अब देखो यहाँ पर क्या हम लोग लिखे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। यहाँ चेंज इन एनर्जी इसलिए लेना पड़ा क्योंकि आप अगर नीचे वाले लेवल को रेफरेंस लेवल लेंगे तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी भी है और फाइनली तो दोनों तरह का एनर्जी जीरो है। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल कीजिए। फाइनल एनर्जी तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों जीरो है, और इनिशियली इसके पास पोटेंशियल है mg इंटू 2r और इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और इसके पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर। आराम से आप यहां से वर्क डन बाय ट्यूब निकाल सकते हैं एंड योर वर्क इज माइनस mg इंटू 2r माइनस हाफ mv स्क्वायर। सॉल्व कर दो, आंसर आएगा। ठीक है, तो इतना काम ट्यूब करेगा, तब ब्लॉक है ना बहुत बार ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हुए नीचे आके रेस्ट करेगा। देखो अपने से सोचना पड़ता है ना कि आखिर जो शुरुआत में एनर्जी था वो कहाँ गया, जब नीचे आके रेस्ट कर रहा है तो शुरुआत में जो ब्लॉक के पास एनर्जी था वो गया कहाँ। तो भाई वो हीट, रेडिएशन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में स्लिप करना पड़ रहा है, इन सब के अगेंस्ट में लॉस किया होगा और अल्टीमेटली इट कम्स इन रेस्ट एट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, इसका काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, और इनिशियली इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी था mg इंटू 2r और काइनेटिक एनर्जी भी था। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। बहुत बढ़िया।